कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम संविधान के बारे में बात करेंगे। हम उतनी जानकारी रखेंगे जितनी हमारे पास होनी चाहिए। हर इंसान के पास अपने संविधान के बारे में होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा है देश भर में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट किए गए कि संविधान में क्या है क्या नहीं है। तो संविधान के बारे में हर इंसान को जितनी जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रिएम्बल के बारे में। प्रिएम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस। किसी भी किताब के बारे में जानना हो कि क्या है वो, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा होगा, ये हम लोग उसके प्रीफेस से जान सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से अगर हमारे संविधान को जानना है कि संविधान किस बारे में बता रहा है तो ये प्रीफेस में बताते हैं। अब यही बात हमने कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक सीरीज चालू करेंगे। तो प्रिएम्बल था पहला वीडियो, अब दूसरा वीडियो है हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में, उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी और बदकिस्मती से हम लोग भी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, यानी कि उनकी कॉलोनी थे। तो डायरेक्टली नहीं सही इनडायरेक्टली हम लोग वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमारे करीब 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में मारे गए हैं। उन्हीं की याद में हमारा इंडिया गेट बनाया गया था। यह जानकारी तो आपको पता ही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे तब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि हाँ अब हम यूनाइट हो गए हैं। अभी तक क्या था, ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू आज 200 साल तक हम पे रूल करते आए थे। वो सिखों को अलग बांटते थे, मुस्लिमों को अलग बांटते थे, हिंदुओं को अलग बांटते थे, ठीक है। और अलग तरह के रिजर्वेशन, कभी कभी हिंदुओं का अलग, कभी मुस्लिमों का अलग। तो इस तरीके से काम चला देते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी कंट्री ने सपोर्ट किया था। उधर ईस्ट में हम लोग इम्फॉल ईस्ट में देखते हैं तो इम्फॉल तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी आ चुकी थी। तो सबको लगा कि हाँ अब यहाँ से हटना ही सही रहेगा। तब हमारे जो उस समय की गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के अकॉर्डिंगली बनाई गई थी, उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसी के कुछ मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट बनाया गया था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कैबिनेट मिशन इनवाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जब कैबिनेट मिशन आया था तब उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक प्रस्तावना दी थी इस्टेब्लिशमेंट की, हाँ अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक। और ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट वर अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। हर एक राज्य, वहाँ पे जो राज्य का मतलब है कि जहाँ प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो राजाओं के, ठीक है, उनके उनके राज्य और ईच स्टेट, इंडियन स्टेट जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आता था, अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल में था, सबसे कोई ना कोई बंदा होगा, कोई ना कोई इंसान यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब रेशो रखा गया था पॉपुलेशन का 1:10 लाख। इसका मतलब कि 10 लाख पॉपुलेशन पे एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। The seats are so ascertained were distributed among the main community of each province। हर एक प्रोविंस के हिसाब से एक उसी के कम्युनिटी से ही लोग आएंगे। फॉर एग्जांपल सिखों के लिए सिख आएगा, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम, जनरल कैटेगरी के लिए जनरल, ठीक है। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द चेयर। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो एक इंसान के पास सारी जिम्मेदारी नहीं थी। अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई। जो स्टेट के बारे में बात करेगा वो स्टेट कमेटी अलग होगी, यूनियन के बारे में जो बात करेगा यूनियन पावर्स के बारे में वो यूनियन कमेटी अलग होगी, माइनॉरिटीज ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करेगा अलग कमेटी होगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लिखना है, ड्राफ्ट करना है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी अलग होगी, ठीक है। और कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और मतलब जो डिसाइड करेगा रूल्स, वो कमेटी अलग होगी। तो आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन किस किस कमेटी के हेड थे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए।
देखिए ये है फर्स्ट रीडिंग। जब फर्स्ट रीडिंग चल रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जब ड्राफ्ट कर लिया गया था और उसके बारे में देखा गया था कि क्या क्या इसमें गलतियां हैं, क्या क्या इसको सही करना चाहिए। ठीक है, ये 1946 में हुई थी फर्स्ट रीडिंग। ये पिछली वाली कमेटी की रिमेनिंग्स हैं। टोटल 17 कमेटीज बनाई गई थी। 17 कमेटीज में अलग अलग तरीके के काम मिले थे सबको। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कमेटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली कैसे काम करेगी, ये सब चीज़ों के बारे में अलग अलग कमेटी बैठाई गई थी जो बहुत विस्तार से बात करी थी। हर बात को, हर एक लॉ को बहुत ध्यान से बनाया गया था। ठीक है, अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या क्या लगा था। ठीक है, इसके बारे में बात की जाती है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर 385। कितने? 385। इतने लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कहाँ? जो संविधान सभा थी हमारी, वो, अभी मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, गवर्नमेंट जो 1937 में चुनी गई थी उसी के मेंबर्स थे मोस्टली, जिसमें से 292 इंडियन ब्रिटिश इंडिया के थे। किसके? ब्रिटिश इंडिया, यानी जहाँ ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली कंट्रोल था। बाकी तो राजाओं के अलग कंट्रोल थे, वो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के अंडर में आते थे। मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना मालिक मान लिया था, सुप्रीमेसी मान ली थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, मोर एक्यूरेटली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, बनने में कितना टाइम चल लगा? 2 years 12 month एंड 18th डे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तब जाके फाइनलाइज किया गया था, तब जाके इसको फाइनलाइज किया गया था। तो अब इतने गहन डिस्कशन हुई सबके बारे में, तो उस अब हमारे पास कमियां भी होंगी इसमें और कुछ अच्छाई भी होगी। क्योंकि देखिए कोई भी प्लान, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, आपको पता है। अब कोई भी आप प्लान बना के सोचेंगे या फिर कोई भी रूल बनाएगा, सोचे कि हाँ ये 100% सक्सेसफुल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हम उसमें से कमियां कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारा रेजोल्यूशन हुआ था फर्स्ट सेशन का, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो 13 दिसंबर 1946 में, तो उसमें फर्स्ट रीडिंग की गई थी। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिससे प्रियम्बल बाद में अडॉप्ट किया गया था, ये यहीं से लिया गया था, इसी असेंबली में। अब कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रिंसिपल्स पे ध्यान रख के बनाया गया था? कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे दिमाग में हमारे, कुछ टारगेट्स होंगे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। टू फॉस्टर यूनिटी ऑफ द नेशन, हमारे देश की एकता बनाए रखना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी बना के रखना। टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन खुद का नहीं था। और हमारा सबसे बड़ा प्रोक्लेम क्या था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोवरन रिपब्लिक कंट्री हो। डेमोक्रे आपको पता है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो जहाँ पे सरकार चुन के आती है। सोवरन का मतलब वहाँ पे जो पूरा कंट्रोल वहीं के लोगों का होता है। रिपब्लिक मतलब उस कंट्री का जो हेड है वो चुन कर उसी कंट्री द्वारा होना चाहिए। टू हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट हमारे पास एक दूसरे कुछ कंट्रीज की तरह, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरह एक ही पावर वाली नहीं है, एक ही यूनियन वाली कंट्री नहीं है, बल्कि हमारे पास एक फेडरल सिस्टम है जहाँ पर एक यूनियन है और स्टेट्स हैं। स्टेट्स के अलग सब्जेक्ट हैं, यूनियन के अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यूनियन फिर भी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, और पावर्स दोनों में बांटी गई हैं। कुछ कुछ पावर्स ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन के जो मैटर है यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों के अलग है। स्टेट के अलग बोर्ड होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सीबीएसई है ही। टू गारंटी द ऑफ सिक्योर जस्टिस, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ, उनके जो वो मान रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, जो उनकी मान्यता है, उन सब के बारे में ध्यान रखा गया है। to provide adequate safeguard of minorities, backwards and tribal areas, depressed and other classes। देखो आज तक हमारे कंट्री में ऐसा ही होता रहा है कि जो मेजोरिटीज़ रही हैं उनमें मोस्टली लोगों ने माइनॉरिटीज़ को हमेशा सप्रेशन की कोशिश की गई है। हमने अपने देश में छोड़ी पूरी दुनिया में देखा गया है, पूरी दुनिया में
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना था वो सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में ही नहीं देखा गया, तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, इन सब के बारे में। मैंने बताया था ना आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक ही सोर्स से नहीं लिया गया है, ये वही हाल है। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड माइनॉरिटी, ये समझ में आ गया आपको। टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी, हमारे देश की एकता बनाए रखना। सोवरन राइट्स ऑफ लैंड एंड सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। सिविलाइज्ड नेशन का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर रूल के साथ चलते हैं। कुछ कंट्रीज हमारे पास, जैसे आज के टाइम में, इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे हम ले लें नॉर्थ कोरिया वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूलर है, उसी की मर्जी चलती है। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं चलता, हमारे कंट्री में पूरे हर चीज़ रूल्स के हिसाब से चलती है, अगर गलत है तो उसको नहीं करना है। टू अटेन राइटफुल ऑनर प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस, दुनिया भर में शांति बनाए रखना भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोटो है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। इसके बाद आगे की सीरीज़ के लिए, अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।